हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में अपन ने भारत की कृषि के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था और पिछले लेक्चर में आपने भारत में होने वाले कृषि के प्रकारों के बारे में, उनकी विशेषताएं और उनके महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। इस लेक्चर के अंदर जो है भारत के संदर्भ में कृषि का जो महत्व है, उसकी भूमिका है, कृषि के लिए आने वाले कृषि के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो है ये एक तरीके से बैकबोन है और प्राचीन समय से ही, क्योंकि भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रही है और भारत का अधिकतर लोग जो है इसी पर निर्भर रहे हैं। वर्तमान में भी ये काफी महत्वपूर्ण है और अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि कार्यों पर ही निर्भर करती है और जो कृषि का जो सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी है जो लगभग 22% है। और विकासशील देशों में शामिल करते हुए विकास राष्ट्रों ने कहा जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी का प्रतिशत जो है कम होता है वहीं यहाँ पर अपेक्षाकृत कम जनसंख्या में कृषि कार्यों में संलग्न होती है। अर्थात ब्रिटेन अमेरिका की राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी क्रमशः 2 से 3% मिलती है, क्योंकि ये सारा का सारा वो कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी है और औद्योगिक उत्पादन काफी होता है और दूसरी एक्टिविटीज प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज का विस्तार काफी हो चुका है। कृषि के माध्यम से खाद्यान्नों तो उपलब्ध होता ही है, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे भोजन की आवश्यकताएं जो पूर्ति कृषि से होती है। अपन ने पिछले लेक्चर में किया था कि बहुत सारी फसलें हैं जो व्यापारिक फसलें हैं, जूट है, चीनी है, चाय है और सारे इन पे उद्योग निर्भर करते हैं। और परिणामतः जो है ये जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं ये कृषि राष्ट्र आय का एक प्रमुख आधार है, साधन है। कुछ व्यापारिक फसलें जिनका भारत में काफी निर्यात किया जाता है। चाय एक महत्वपूर्ण है, कपास है, तिलहन है, मसाले हैं, तंबाकू है, जिनमें दूसरे देशों को भी जो है वो भारत जो है वो निर्यात करता है और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो कृषि का संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है, जैसे आपने डिस्कस किया था, कृषि उत्पादन जो है मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है, उद्योगों की शक्ति प्रदान करता है, कृषि आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी है। ये क्षेत्र निर्धनता है उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश निर्धन लोग ही कार्य करते हैं और यदि कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो निर्धनता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यतः। वर्तमान में जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से हम अपनी भोजन की आवश्यकताएं पूर्ति करने लग गए हैं और अपनी जनसंख्या को जो है वो आत्मनिर्भर है। और हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के दबाव भी भारत पर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि जनसंख्या हमारी काफी तेजी से बढ़ रही है तो उत्पादन भी हमें खाद्यान्न का उत्पादन भी तेजी से बढ़ाना पड़ता है। तो हमें हर समय जो है हर वर्ष जो है नई चुनौतियां भारत के समक्ष देखने को मिलती हैं। नौ भारत की जो कृषि का जो स्वरूप है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र प्राप्ति के दशकों तक कृषि का उत्पादन कई गुना बढ़ चुका है वर्तमान के अंदर इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक। किंतु भारतीय कृषि में व्याप्त कुछ कारक इसके संतुलन विकास और वृद्धि में अवरोधक हैं, वे डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रांतों के अंदर और संपूर्ण भारत में जो है एक समान कृषि का विकास देखने को नहीं मिलता है। उसके कुछ कारक हैं, उनके अभी डिस्कस करते हैं कि अभी भी भारत में प्रति हेक्टेयर भूमि का उत्पादन जो है वो काफी कम है, न्यून है दूसरे विकसित देशों की अपेक्षा। और कृषि के विकास के लिए नई आधुनिक तकनीक है, मशीन है, बीजों का नए बीज है, इसे बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है जो कि उत्पादन स्तर को हासिल कर सके। कृषि को उद्योग का दर्जा देना भी नितांत आवश्यक है। ये एक बहुत महत्व है, क्योंकि ये उद्योगों का दर्जा जब मिलेगा तो काफी सारी चीजें जो है वो कृषियों को किसानों को जो है सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि लोन लेना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। और भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र अल्प वर्षा वाले हैं, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी बहुत कम सीमित है। बहुत से क्षेत्र बाढ़ और सूखा और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त है। यहाँ मिट्टी का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में असमान है। अपन ने भारत की मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादन किया था। वेरिएशन क्या होता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि भारत का जो विस्तार है उस आधार पर मिट्टियों का, क्लाइमेट का और धरातलीय परिस्थितियां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, तो कृषि की उपज में भी अंतर आपको देखने को, कृषि के प्रकारों में अंतर देखने को मिलता है।
हमारे जो कृषक हैं आज भी निरंतर कृषि की परंपरागत, ये मैंने कहा था, क्योंकि हमारे अधिकांश अभी भी वो लोग जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। और ट्रेडिशनल फार्मिंग में पिछले लेक्चर में कहा था जीवन निर्वाह, जो कृषि का जो उत्पादन होता है वो अपनी मौलिक आवश्यकताएं, अपने भोजन और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हो पाता है। दूसरा इसके है कि वित्तीय बाधाएं काफी आती हैं। उत्पादन में वृद्धि है तो खेत की आधुनिक पद्धति को अपनाने की जरूरत होती है, उसके लिए किसानों के पास पैसा नहीं है। जोत का आकार हमारे यहाँ काफी छोटा है। कृषि हमारी जो है मानसून पर ही निर्भर करती है और मानसून की जो है वो अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। लगभग 60 से 70% जो विश्व जो बुआई क्षेत्र है निरंतर सिंचाई की अपेक्षा वर्षा के जल पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया इसके अंदर। नौ, जो उत्पादकता के कारण है उसको अगर डिस्कस करें अपन ने कि भारत में निम्न उत्पादकता क्यों है, इसके बेसिक फैक्टर्स क्या है ना। भारत की उत्पादकता शेष विश्व की अपेक्षा काफी निम्न रही है। निम्न उत्पादकता कारण भूमि, श्रम, अन्य साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। निम्न जो उत्पादकता है उसके कुछ कारण जो अपने एक करके डिस्कस करते हैं। उदाहरण के लिए पहले आता है भू स्वामित्व वास्तविक कृषक। भारत में जमींदारी प्रथा, ये एक भारत में प्राचीन समय से रही है और हमारे लिए, और जमींदारी प्रथा के कारण जो है भूमि का स्वामित्व जो है जमींदारों, मध्यस्थ, सूदखोर, महाजन इत्यादि के हाथ में रहा, जिसके कारण जो है जो वास्तविक जो किसान है वो उसके हाथ में इतना ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। भूमि सुधार है, सिंचाई की सुविधाएं हैं, स्थापित करने में अन्य माध्यमों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में वो प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा। ऐसा कृषकों के पट्टेदारी अधिकारों को असुरक्षित होने के कारण है। ऐसी स्थिति में मात्र जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, प्रौद्योगिकी सुधारों में माध्यम से भी उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती। उत्पादकता में वृद्धि के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता है। इस दिशा में केंद्र सरकार भी अभी कार्य कर रही है, और क्योंकि इसी कारण से लैंड की सैटेलाइट मैपिंग भी हमारे भारत में प्रारंभ की गई थी, उससे ताकि उनका स्वामित्व जो है किसानों का निर्धारित किया जा सके। दूसरा ये अपन ने डिस्कस किया था कि भारत की जो कृषि है वो जीवन निर्वाह है और लोगों की जो आय है वो इस पर निर्भर करती है। और कृषि क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से कम वाले जो खेतों का आकार है जो वो काफी बड़ा है। और ऐसे जो, क्योंकि 2 हेक्टेयर काफी छोटा एरिया है तो इसमें आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाना संभव नहीं हो पाता। दूसरे जो है सहकारी कृषि के माध्यम से छोटी जोतों का वृहत आकार प्रदान करने हेतु तो कृषि को आधुनिक पद्धति अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों को पूर्ण उत्साह के साथ लागू नहीं किया जाए। ऐसा जोतों कृषि मात्र जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती है। ये एक प्राचीन समय से रहा है हमारे पास। अब धीरे धीरे जो है इस दिशा में कार्य हो रहा है ना। किसानों के पास जो है, क्योंकि उनके आर्थिक, हमारी जो कृषि जो है वो जीवन निर्वाह रही है, व्यापारिक कृषि नहीं है। व्यापारिक कृषि नहीं होने के कारण जो है किसानों के जो है आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, तो उनके पास धन की आवश्यकता है। धन की कमी के कारण जो है वो तकनीक अपना नहीं पाते, अच्छे बीजों को खरीदें, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाते, मशीनरी का उपयोग नहीं कर पाते, और इस दिशा के अंदर किसानों को जो है वो इस पूंजी के अभाव की कमी को हमें दूर करना पड़ेगा। इस दिशा में हमें रूरल ग्रामीण बैंक्स हैं और एक मशीनरी को जो है वो एक सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है। ये अपन ने डिस्कस किया था कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है और मुख्यतः कृषि जो है पूर्णतः जो है मानसून पर निर्भर करती है। इसीलिए मानसून में अपने डिस्कस किया था कि भारतीय मानसून एक जुआ है। अगर मानसून अच्छा आता है तो उत्पादन अच्छा आएगा, और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मानसून की निर्भरता निश्चित नहीं है, कई फैक्टर्स होते हैं, और कभी मानसून अधिक आता है, कभी कम आने के कारण उसके कारण फसलों पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, उत्पादन पर मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर वृहद सिंचाई की सुविधाएं अधिक उपलब्ध नहीं है, तो अधिकांश जो क्षेत्र हैं प्रांतों के उसमें वो सिंचाई पर निर्भर करते हैं। और मुख्यतः हरित क्रांति के बाद के काल के बाद उत्पादकता बढ़ाने के अनिवार्य शर्त के रूप में सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता है। और जो जो सिंचाई के साधन विकसित हो जाएंगे, कृषि के उत्पादन, कृषि के प्रकार, कृषि की गुणवत्ता में धीरे धीरे विकास देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है।
तो उसकी जनसंख्या जो बढ़ना है तो उसकी जो दबाव कृषि पर पड़ता है, क्योंकि खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, जो है प्रति वर्ष जो है जनसंख्या जो है मल्टीप्लाई कर रही है। और आज़ादी के बाद से भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, ये अपन देखने को मिलता है, क्योंकि विज्ञान की तरक्की के कारण, मेडिकल की सुविधाओं के कारण ये काफ़ी बीमारियों पर काफ़ी हमने वो कंट्रोल कर लिया है, उसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। के साथ ही भूमि पर जनसंख्या का दबाव में निरंतर वृद्धि हो रही है, और आज़ादी के पश्चात कृषि के अधीन नवीन भूमि लाने के बावजूद ये बहुत जरूरी है कि हमने एग्रीकल्चर का जो एरिया जो है वो इंक्रीज भी कर लिया है, फिर भी जो है वो हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि घट रही है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो मल्टीप्लिकेशन में तेजी से बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। अगला एक है मिट्टी की प्रकृति, और ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी के अंदर पढ़ा था कि भारत के अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी जो है वो इतनी उर्वर नहीं है, और लगातार अगर कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता और भी कम हो जाती है, और मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाया जा रहा है, क्योंकि पैसे की कमी है, किसानों के पास धन की उपलब्धता होती है, और लगातार भूमि पर कृषि करेंगे तो उसके लिए, उसकी फर्टिलिटी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो आता है कृषि की सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि आपने डिस्कस किया था कि भारत में अल्प कृषि उत्पादकता की पृष्ठभूमि में कृषि सुविधाओं का अभाव एक महत्वपूर्ण है कारक है, और कृषियों को पर्याप्त जो है विपणन व साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे कि न तो आवश्यक निवेश ही कर पाते हैं और न ही सही समय पर अपने उत्पादों को बिक्री कर पाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वर्तमान में भी देखें, कुछ फसलों का उत्पादन जो है उनके लिए एक मार्केट की तुरंत आवश्यकता होती है, वो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उसका नुकसान भी किसानों को ही सहन करना पड़ता है। जो भारत की जो फसलें हैं वो ट्रेडिशनली जो है हम इसे 3 प्रकार की फसलों में विभाजित करते हैं, और भारत की विविधताओं का देश है, और ये मौसम की परिवर्तित होता रहता है, और विविध ऋतुओं में विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन है, और यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों का विभाजन किया जाता है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। खरीफ भी बनता है, रबी की फसल बनता है, और तीसरा जो बनता है वो जायद की फसलें हैं। जो खरीफ की फसल है ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आने के समय प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती है, और इसकी समाप्ति पर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक काटी जाती है। इस ऋतु की मुख्य जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान, गन्ना, तंबाकू है। दूसरी भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है रबी की फसल, और इसमें ही जो काफी सरसों के तौर पे कमर्शियल प्रयोग और खाद्यान्न के तौर पे गेहूं इसमें उत्पादन किया जाता है। ये रबी की जो है शीत ऋतु की फसलें विविधतापूर्ण जलवायु में होती हैं, बीज के अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि में अधिक ठंड के जलवायु, अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जबकि पकते समय तापमान जो है वो ऊंचा हाई टेम्परेचर चाहिए अप्रैल के ऑनवर्ड। यह फसल शीतकाल के प्रारंभिक दिनों अक्टूबर दिसंबर तक बोई जाती है, और फरवरी अप्रैल तक इसे काटा जाता है। ये अपन ने डिस्कस किया है। खरीफ, रबी 2 महत्वपूर्ण भारत की फसलें हैं। जैसे रबी की फसल के अंदर जो है गेहूं है, जो है मटर है, चना है, सरसों है, आलू है, मसूर है, मैसूर है, अरहर है। और जो खरीफ की फसल थी उसकी मुख्य फसलें थी ज्वार, बाजरा, धान, गन्ना और तंबाकू। एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। तीसरी है जायद। खरीफ और रबी की फसलों के उत्पादन के अलावा पूरे वर्ष कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था से कुछ क्षेत्रों में जायद की फसलें की जाती हैं। जायद फसलों को 2 श्रेणी में रखा जाता है, जायद खरीफ और जायद रबी। जायद खरीफ, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस पर जरूर बनता है कि जायद खरीफ फसल वर्षा ऋतु के अंतिम दिनों के में अगस्त से सितंबर तक बोई जाती है, और फसलों की कटाई दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। इसमें फसलें चावल है, ज्वार है, सरसों है, तिलहन है, इसके पास आती है। जायद की रबी की जो फसल है, फसलों का बीज फरवरी मार्च में बोया जाता है, और इनकी कटाई जो है वो अप्रैल मई के महीने में कैसे पर खरबूजा है, समझ में आपको देखने को मिलेगा। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, जो है मूंग है, लौबिया है, पत्तीदार सब्जियां हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों पर खरीफ, रबी और जायद, इन पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिविल सर्विस में बनता है, और हमारे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। थैंक यू।